लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करते देखिए कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उस पर फिर अपना कार्रवाई प्रारंभ करेगा। इसके अंदर कानून का राज होगा, ये मैं हमेशा इस बात को लेकर के पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ। और उसमें कोई भी होगा, अगर वह कानून को हाथ में ले रहा है तो कानून फिर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा जिस प्रकार से वह कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कि कुछ सुरक्षा की गारंटी हम लोग दे सकते हैं, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, भले ही हम उत्तर प्रदेश को इस देश का उत्कृष्ट प्रदेश या फिर उत्तम प्रदेश नहीं बना पाए हो, लेकिन अवश्य तौर पर हमने उत्तर प्रदेश को देश के जनसंख्या के लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़े प्रदेश को हमने अपराधों का प्रदेश जरूर बना दिया है। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और सेफ प्रदेश नहीं बना पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश को हमने अपराधों का और क्राइम का और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार का, कुशासन का गढ़ जरूर बना दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ इस लॉकडाउन के दौरान भी, कोरोना वायरस के दौर में भी लगातार बढ़ता रहा। भले ही हम कोरोना वायरस को हरा दे, लेकिन सिस्टम के भीतर और जिस प्रकार से प्रशासन कार्य करता है, जिस प्रकार से सरकारें कार्य करती हैं, उसके भीतर के जो वायरस हैं उनको किस प्रकार से खत्म किया जाएगा, या फिर लगातार अपराधियों के जो हौसले हैं, जो उनकी शक्तियां हैं या जो उनके इरादे हैं, वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद हम किस प्रकार से या फिर किस प्रकार से प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश की जनता सुरक्षित है, प्रदेश की जनता इस बात में हिफाजती खुद को महसूस करती है कि हां, कोई उनकी रक्षा के लिए मौजूद है। क्या आम आदमी, क्या पत्रकार, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोई पद हासिल रखता हो, या फिर क्या ऐसा व्यक्ति जो कि एक निम्न वर्ग का हो, उसके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार की भी कोई सुरक्षा नहीं है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव के दौरान जो दावे किए जाते हैं या फिर जो वादे किए जाते हैं, वो अंततः जुमले ही साबित होते हैं और खोखले ही साबित होते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार किसी न्यूज चैनल को भी साक्षात्कार में कहा, कई बार उन्होंने चुनावी रैलियों में भी इस बात का जिक्र किया कि वो अपराधियों को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो अपराधी अपना अपराध छोड़ दें या फिर वो इस प्रदेश को छोड़कर पलायन कर कर कहीं और चले जाएं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसलों को इंच भर का भी कोई नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में आज जिक्र करना चाहूंगा। दोस्तों, ये घटनाएं जून और जुलाई के महीनों में ही हुई हैं, ज्यादा पीछे आपको लेके नहीं जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ताजी घटना जो हाल में हुई है वो ये हुई है कि कानपुर में एक पैथोलॉजी लैब के टेक्नीशियन, जिनका नाम है संजीत यादव, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई उन्हीं के दोस्तों के द्वारा। और यहां पर जो मेन बात है, जो मुख्य बात है, वो ये है कि पुलिस ने 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम भी परिवार से दिलवा दी उन अपराधियों को, और फिरौती मिलने के बावजूद भी उन्होंने संजीत यादव नाम के इस व्यक्ति की हत्या कर दी। और अभी भी शव को तलाशा जा रहा है, क्योंकि उस हत्या करने के बाद उसके दोस्तों ने, उन अपराधियों ने उस शव को नदी में बहा दिया था। ऐसे में कानपुर की यह घटना है और कानपुर एक बार फिर से मुख्य धारा में सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों, एक घटना का जिक्र और मैं करना चाहूंगा, और वो ये है कि अलीगढ़ के एक अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को वहीं के स्थानीय डॉक्टर ने, उसी अस्पताल के डॉक्टर ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया उस कोरोना पॉजिटिव युवती के साथ। ये थी अलीगढ़ की बात। अब इसके बाद दोस्तों, गोंडा जिले की बात करते हैं। गोंडा जिले में एक भूमि विवाद को लेकर एक 60 वर्ष के बुजुर्ग की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है।
इसके अलावा गाजियाबाद का दोस्तों ताजा मामला है, कुछ ही दिनों पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं बीते जब वहां पर एक पत्रकार विक्रम जोशी को उन्हीं की बेटियों के सामने रात में, ऐसा नहीं है कि सुनसान सड़क पे मारा हो, बल्कि लोगों के सामने वाहन भी चलते हुए दिख रहे हैं, सीसीटीवी जो फुटेज आपने देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, वहां पर इस पत्रकार को गोली मार दी जाती है सरेआम। और क्यों? क्योंकि उन्होंने पुलिस में तहरीर करवाई थी, दर्ज करवाई थी कि उनकी भांजी के साथ कुछ युवक, कुछ गुंडे छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसे में उस पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाराबंकी जिले की बात करें तो वहां पर 10वीं की एक छात्रा छत से कूदकर जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है। क्यों? क्योंकि कुछ मनचले युवक उसको छेड़ते थे, उसके साथ छेड़खानी करते थे। और उसके बाद जब परिजनों की, यानी छात्रा की परिजनों की और उन युवकों के जो गुट है उनकी बीच जब कहासुनी हुई, जिसमें उस गुंडों के गुट ने इस छात्रा के परिजनों को पीटा, उसके बाद इस छात्रा ने यह कदम उठाया कि उसने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। इसके अलावा दोस्तों देवरिया में एक वार्ड बॉय 30 रुपए, मात्र 30 रुपए की रिश्वत ले रहा था और 30 रुपए ना देने के कारण एक वीडियो और वायरल हुई, जिसमें एक 6 वर्ष का मासूम अपनी मां के साथ अपने नाना जी को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहा है ताकि इलाज उनका हो जाए। यह भी एक घटना सामने आई। इसके अलावा दोस्तों कासगंज में एक गैंग रेप की पीड़िता और उसकी मां को कुचल दिया जाता है उस अपराधी के द्वारा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में दोस्तों एक बहुत ज्यादा एक चर्चित घटना सामने आई, जहां पर अमेठी से आई एक महिला और उनकी बेटी ने लोक भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा जल चुका था। ऐसे में दोस्तों यहां पर एक और घटना का जिक्र करना बड़ा आवश्यक है, वो है मेरठ की। मेरठ में दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि एक युवक ने 2 लोगों की हत्या कर दी। डबल मर्डर की ये घटना सामने आई है, जिसमें उसने अपनी ही पत्नी और उसकी बेटी को, दरअसल ये दूसरी शादी का मामला था और उसमें इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनकी बेटी को हत्या कर दी है और उनके शव को फिर जमीन में गाड़ दिया था। बाद में उसका खुलासा हुआ। इसके अलावा दोस्तों मेरठ में एक और घटना सामने आई, जहां पर एक देवर ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी भाभी की ही हत्या कर दी। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में एक दरोगा द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने का भी मामला सामने आया है। तो वहीं गोरखपुर में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले दुकानदार की भी हत्या का मामला सामने आया है। बात अगर करें बिजनौर जिले की, तो वहां पर भी सोते हुए परिवार पर, सोती हुई पति पत्नी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जाता है। बिजनौर जिले की यह घटना है। इसके अलावा प्रयागराज में अगर हम जाएं तो प्रयागराज में भी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद एक और घटना प्रयागराज से सामने आती है, जहां पर पेड़ लगाने को लेकर या फिर शायद पेड़ काटने के लेकर कुछ लोग एक महिला और उसके पति पर हमला कर देते हैं, जिसमें महिला को लाठी से पीट पीट कर बुरी तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों ये तो कुछ चंद घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, और इस सूची, इन अपराधों की सूची, फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद ये वीडियो कम पड़ जाए, छोटी पड़ जाए। लेकिन दोस्तों जिस प्रदेश में ये बात कही जाती है कि अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, उनको सख्त सजा होगी, वहां पर इस प्रकार से अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? हम लोग बात करते हैं कुछ ही दिनों पहले की घटना है, जब हमने देखा कि विकास दुबे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, वो उसको संरक्षण प्राप्त था राजनीति का। और इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसके बाद भी लगातार एनकाउंटर्स भी होते रहे। जो आरोपी हैं, जो आरोपित लोग हैं या जो कुख्यात बदमाश हैं, उनको मारा भी गया, उनकी धरपकड़ भी की गई, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों के हौसले थम नहीं रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम एक और बात का जिक्र करें कि यहां पर दिखता है कि किस प्रकार से, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें जो कि वर्ष 2018 में आई है, तो उत्तर प्रदेश चाहे मर्डर हो, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे बलात्कार हो, गैंगरेप हो, लूट हो, चोरी हो, डकैती हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर अपहरण हो, या फिर तमाम इस प्रकार के जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, इसकी सूची में टॉप 5 सूचियों, राज्यों की जो लिस्ट है उसमें हमेशा टॉप 5 स्थान पर रहा है। और सबसे ज्यादा क्राइम भी उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनता रहती है और वहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत ही कम है।
और इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर एक बात का जिक्र करना और आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम है, और इसी के साथ साथ केसेस लंबित पड़े रहते हैं अदालतों में, और इसी के साथ साथ पुलिस की लेट लतीफी, पुलिस की लापरवाही, इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का संरक्षण भी इन आरोपियों को, अधिकांश आरोपियों को प्राप्त होता है। इसके कारण भी अपराधी नहीं पकड़े जाते, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि अगर वो पुलिस में तहरीर भी करते हैं उनके खिलाफ हुए अन्याय की, तो क्या पुलिस उन अपराधियों को पकड़ेगी? ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह प्रश्न चिन्ह लगना जायज भी है, नैतिक भी है। यहां पर दोस्तों जिक्र उस बात का भी है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते हैं कि वो अपराध पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं का जिक्र जो मैंने आपके सामने किया उसके बाद तो ये देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध, जुर्म लगातार अनियंत्रित होता जा रहा है, और उस पर लगाम, उस पर नकेल कोई नहीं कस रहा। शिकंजा तो कसने की बात ही नहीं हो रही, केवल और केवल बयानबाजी हो जाती है और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है, और दिखावटी तौर पर जब किसी पुलिसकर्मी की कोई लापरवाही सामने आती है तो फिर उसका निलंबन कर दिया जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि अपराधी बेल पर बाहर आ जाते हैं या फिर उनकी जमानत हो जाती है। ऐसे में दोस्तों यहां पर इन सब चीजों को देखना बहुत ही आवश्यक है कि देश में उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जब क्राइम का ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है तो और राज्यों के बारे में, और राज्यों की स्थिति क्या होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर एक बात का उल्लेख करना और मैं चाहूंगा जाते जाते कि यहां पर जनता अगर वोट देती है तो फिर संविधान में यह अधिकार जनता को प्राप्त है कि उनके पास जीने का अधिकार है, लेकिन ना तो प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित है, ना ही किसान सुरक्षित है, ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही कोई अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति सुरक्षित है। यहां पर लगातार जो अपराधी हैं वही केवल सुरक्षित हैं क्योंकि उनके पास संरक्षण है। ऐसे में जो लोग इन अपराधों में संलिप्त होते हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र क्यों नहीं होती? उन्हें ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती जिसके बाद समाज में एक उदाहरण पेश हो और अपराधियों के जो हौसले हैं वो भी कमजोर हो, उनके भीतर भय आए, उनके भीतर डर बैठे, वो सोचें हजारों बार कि अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके बाद उनका अंजाम, उनका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन शायद ये सारी बातें काल्पनिक ही हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में आप कितनी ज्यादा विकास की बातें कर लें, कितनी लंबी किलोमीटर की सड़कें बना लें, कितने ज्यादा आप निवेश ले आए बाहर से या फिर देश भर से, आप इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर लीजिए, लेकिन जब तक आप लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, जब तक मुख्यमंत्री साहब और प्रशासन जो है वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कोई निवेश, कोई विकास कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ऐसे में ये वाकई में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है सरकार को भी कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था जो कि नतमस्तक हो जाती है कभी कभी, या फिर कानून के लंबे हाथ जो कि मुजरिमों के सामने छोटे पड़ जाते हैं और मुजरिमों के जो हौसले हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। कानून के हाथ किस प्रकार से इन आरोपियों के गिरेबान को पकड़ें और उनके हौसलों को पस्त करें, ये सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वो जो बेल का घंटी है ना दोस्तों उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा हर लेटेस्ट खबर पर विश्लेषण और पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।